नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज की हेडलाइंस। ब्रिक्स की बैठक का दूसरा दिन आज भारत और चीन के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता। ईयू ने ब्रिक्स से युद्ध रोकने में मांगी मदद। कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज टू द कन्वेंशन ऑन बायोडायवर्सिटी का 16वां सम्मेलन हुआ शुरू। कोलंबिया में हो रही है बैठक। जेनेटिक इंफॉर्मेशन के यूज पर होनी है वार्ता। और पराली को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र को पड़ी फटकार। पर्यावरणीय कानूनों को टूथलेस बनाने का आरोप। आइए शुरू करें। रूस के कजान में ब्रिक्स का 16वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इस मौके पर भारतीय प्रधानमंत्री भारत का प्रतिनिधित्व करने के मकसद से कजान की यात्रा पर हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद और टेरर फाइनेंसिंग से निपटने के लिए सदस्य देशों से एक मजबूत सहयोग की बात कही। साथ ही आतंकवाद के मुद्दे पर दोहरे मानदंडों से बचने की जरूरत बताई। इसके अलावा भारत ने एक बार फिर युद्ध के बजाय कूटनीति और डायलॉग पर जाने की बात कही है। 3 दिन तक चलने वाले इस सम्मेलन में 36 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। इस बैठक को रूस ने दुनिया के सामने अपनी ताकत दिखाने के तौर पर इस्तेमाल किया है। रूस यूक्रेन युद्ध के चलते यूएसए समेत पश्चिमी देशों ने रूस को आइसोलेट करने की कोशिश की है। रूस में दुनिया भर के नेताओं के पहुंचने से रूस ने इसे द लार्जेस्ट फॉरेन पॉलिसी इवेंट एवर हेल्ड का नाम दिया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय वार्ता भी हुई। ये मीटिंग भारत और चीन के बीच एलएसी के ईस्टर्न सेक्टर में गश्ती को लेकर बनी सहमति के बाद हो रही है। समझौते से लद्दाख के देपसांग और डेमचोक क्षेत्रों में गश्ती की सुविधा को लेकर सहमति बनी है। दोनों नेताओं के बीच अंतिम द्विपक्षीय वार्ता 2019 में तमिलनाडु के महाबलीपुरम में हुई थी। इसके बाद जून 2020 में दोनों देशों की सेनाओं के बीच गलवान में विवाद हो गया और इसके बाद से ही यह विवाद जारी था। इसे लेकर विदेश मंत्रालय ने कुछ दिन पहले एक तस्वीर साफ की कि दोनों देशों के बीच सीमा विवाद के मुद्दे पर समझौता हुआ है। विदेश मंत्रालय ने ब्रिक्स सम्मेलन के साइड इवेंट में शी जिनपिंग से द्विपक्षीय मुलाकात को भी कंफर्म किया है। दोनों नेताओं के बीच एलएसी और व्यापार के मुद्दे पर चर्चा हुई है। ब्रिक्स को लेकर यूरोपियन यूनियन द्वारा जारी किया गया एक स्टेटमेंट भी यहां जरूरी है। दरअसल ईयू ने ब्रिक्स के नेताओं से रूस को यूक्रेन के साथ बिना शर्त युद्ध खत्म करने के लिए तैयार करने को कहा है। कल ब्रिक्स समिट का आखिरी दिन है। देखते हैं क्रेमलिन की सरकार ब्रिक्स और ईयू के इन नेक इरादों पर कितना गौर फरमाती है। यूनाइटेड नेशंस बायोडायवर्सिटी कॉन्फ्रेंस का आयोजन कोलंबिया में किया जा रहा है। 21 अक्टूबर से शुरू होकर इसका आयोजन 1 नवंबर तक किया जाएगा। ये कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज टू द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का 16वां सम्मेलन है। इसके साथ ही कार्टेजेना प्रोटोकॉल की 11वीं बैठक और नगोया प्रोटोकॉल की 5वीं बैठक आयोजित की जा रही है। सीबीडी पर आयोजित हो रही COP16 कई मायनों में अहम है। दरअसल दिसंबर 2022 में कनाडा के मॉन्ट्रियल में कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता को अपनाया गया था। इसके बाद से ये आयोजित होने वाली पहली कॉन्फ्रेंस है। इसमें एक बायोडायवर्सिटी फंड बनाए जाने की चर्चा की जा रही है। इसके अलावा कार्बन क्रेडिट की तर्ज पर बायोडायवर्सिटी क्रेडिट को लेकर भी बात की जाएगी। साथ ही देश पौधों और जीवों के जेनेटिक इंफॉर्मेशन के साझा लाभों को लेकर भी बात कर रहे हैं। इन जेनेटिक सीक्वेंस का प्रयोग कंपनीज कई तरह के ब्यूटी प्रोडक्ट्स, मेडिसिन और उच्च उत्पादकता वाले बीज बनाने के लिए कर रही हैं। बैठक में इस मामले पर बात की जाएगी कि इन डिजिटल सीक्वेंस का उपयोग किस प्रकार किया जा सकता है, साथ ही कौन इनका उपयोग कर सकता है, इनसे होने वाले लाभों के बंटवारे के लिए सिस्टम क्या होगा। इसमें इस मुद्दे को लेकर भी बात की जाएगी कि जो आबादी इन संसाधनों की मूल मालिक है उन्हें क्या लाभ मिलेगा। आपको बता दें कि जैव विविधता पर पहला वैश्विक समझौता CBD यानी कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के नाम से हुआ था। 1992 में रियो डी जेनेरियो में आयोजित यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस एंड डेवलपमेंट में इस समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। CBD के 3 मुख्य लक्ष्य हैं। पहला, जैव विविधता का संरक्षण। दूसरा, जैव विविधता के तत्वों का सतत प्रयोग। और तीसरा, जैव विविधता से होने वाले व्यापारिक लाभों में समुचित और बराबरी की साझेदारी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की पर्यावरणीय कानूनों को टूथलेस बनाने को लेकर खूब खिंचाई की है। बकौल सुप्रीम कोर्ट, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन नेशनल कैपिटल रीजन एंड एडजॉइनिंग एरियाज एक्ट ऑफ 2021 यानी CAQM एक्ट को सही ढंग से लागू नहीं किया गया। ये एक्ट पराली जलाने पर जुर्माना आरोपित करता है। कोर्ट का मानना है कि इस एक्ट को बिना पर्याप्त मशीनरी के लागू किया गया है।
जिससे ये एक्ट वायु प्रदूषण को रोकने में असफल रहा है। CAQM एक्ट का सेक्शन 15 पराली जलाने पर जुर्माना आरोपित करने से संबंधित है। केंद्र की तरफ से बयान दिया गया है कि सेक्शन 15 को प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा। साथ ही इसे प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए रेगुलेशंस 10 दिनों के भीतर जारी किए जाएंगे। केंद्र ने एक निर्णायक अधिकारी की नियुक्ति और कानून को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सभी जरूरी कार्रवाइयों को करने की बात कही है। देखिए, पराली जलाए जाने की खबरें आप साल दर साल सुन रहे होंगे। पराली मतलब खेतों में फसल अवशेषों को जला दिया जाना, जिससे दूसरी फसल की बुआई के लिए खेत को तैयार किया जा सके। फसल अवशेषों से निपटने का यह तरीका पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। किसानों के लिए तो ये अपने खेतों को साफ करने का एक तरीका है, लेकिन पराली जलाने से उत्तर भारत में वायु प्रदूषण की समस्या बढ़ती है। पराली जलाने के पीछे किसानों के कई तर्क हैं, जैसे एक तो चावल की फसल की कटाई और गेहूं की बुआई के बीच समय कम होता है, इसलिए पराली जलाना एक सरल विकल्प होता है। दूसरा, फसल निपटान के लिए आने वाली मशीन काफी महंगी होती है और उसके मुकाबले पराली को जला देना एक सरल विकल्प है। अब किसानों के लिए यह कम वक्त और कम कीमत में होने वाला काम है, लेकिन पराली जलाने की पर्यावरणीय कीमत बहुत बड़ी है और इससे पर्यावरण में जहरीले प्रदूषक उत्सर्जित होते हैं, जिनमें कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन गैस, कैंसरकारी पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, वाष्पशील कार्बनिक यौगिक जैसी हानिकारक गैसें शामिल है। अब अगर किसान पराली न जलाएं तो उनके पास क्या विकल्प हैं? एक तरीका है कि किसान स्मार्ट सीडर का प्रयोग करें। इसमें मिट्टी को जोते बिना, जिसे जीरो टिलेज भी कहते हैं, बीज की बुआई कर दी जाती है। दूसरा विकल्प है कि बेलर का प्रयोग किया जाए, जो कि पराली को अलग कलेक्ट कर लेता है। फिर इसका प्रयोग बायोमास संयंत्रों में ईंधन के तौर पर किया जा सकता है। सरकार भी इन उपकरणों को खरीदने के लिए सब्सिडी मुहैया कराती है। इसके अलावा कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन ने इस मसले पर कुछ सुझाव भी दिए थे, जैसे कि सरकार को दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश जैसे इलाकों में राइस बायो पार्क भी स्थापित करने चाहिए, जिससे किसान यहां पर पराली को यूजफुल प्रोडक्ट्स जैसे पेपर, कार्डबोर्ड और एनिमल फीड में चेंज कर सकें। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक चक्रवात दाना एक गंभीर चक्रवात का रूप लेगा। इसके पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तट से टकराने की संभावना है। आपको बता दें कि चक्रवात हवाओं का लगातार बदलता हुआ चक्र है, जिसके केंद्र में निम्न वायुदाब और बाहर उच्च वायुदाब होता है। एक तरह से चक्रवात हवा की एक बड़े पैमाने की प्रणाली है, जो कम दबाव वाले क्षेत्र के केंद्र में चारों तरफ घूमती है। इसकी वजह से तूफानी हवाओं के साथ भारी वर्षा हो सकती है। उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात एंटी क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में ये क्लॉकवाइज घूमते हैं। चक्रवात के बनने के कारणों की बात करें तो तापमान बढ़ने से समुद्री सतह का गर्म होना, कॉरियोलिस फोर्स और वायुमंडल में नमी की अधिकता इसके प्रमुख कारण है। देखिए, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA चक्रवातों को मोटे तौर पर 2 श्रेणियों में बांटता है: अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय चक्रवात यानी एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन और उष्णकटिबंधीय चक्रवात यानी ट्रॉपिकल साइक्लोन। दाना एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात मकर और कर्क रेखा के बीच के क्षेत्र में डेवलप होते हैं। ये काफी शक्तिशाली होते हैं और विनाशकारी होते हैं। ये उष्णकटिबंधीय महासागरों की सतह पर उत्पन्न होते हैं और तटीय क्षेत्रों की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्न वायुमंडलीय दबाव, तेज हवाएं और भारी बारिश इनकी मुख्य विशेषताएं हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के उनके ओरिजिन के स्थान और ताकत के आधार पर अलग अलग नाम होते हैं। इन्हें कैरेबियन सागर, मैक्सिको की खाड़ी, उत्तरी अटलांटिक महासागर और पूर्वी तथा मध्य उत्तरी प्रशांत महासागर में हरिकेन कहते हैं। वहीं पश्चिमी उत्तरी प्रशांत महासागर में इन्हें टाइफून के नाम से जानते हैं। आइए देखें आज का टर्म ऑफ द डे क्या है। आज का टर्म ऑफ द डे है ड्राई पोर्ट। ड्राई पोर्ट के लिए हिंदी में शब्द है शुष्क बंदरगाह। जाहिर है, नाम ड्राई पोर्ट है तो ये सी पोर्ट से अलग होगा। इनलैंड कंटेनर डिपो ICD के रूप में भी इसे जाना जाता है। ये एक इनलैंड इंटरमोडल टर्मिनल होता है जो सीधे सड़क या रेल के जरिए बंदरगाह से जुड़ा होता है। यहाँ आयात और निर्यात कार्गो के हैंडलिंग, अस्थायी भंडारण और कस्टम क्लियरेंस के केंद्र के तौर पर यह काम करता है। एक तरह से ये सी पोर्ट सर्विसेज को इनलैंड पर ले आता है। देखिए, भारत के हर राज्य के पास तटरेखा नहीं है, इसलिए ड्राई पोर्ट के जरिए ऐसे राज्य जो तटरेखा से वंचित हैं, वे भी आयात निर्यात की सुविधा का लाभ आसानी से उठा सकते हैं। जैसे अभी हाल ही में बिहार के पहले ड्राई पोर्ट का शुभारंभ किया गया है। ये ड्राई पोर्ट पटना के नजदीक बिहटा में स्थापित किया गया है। आइए देखें आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास।
फ्रेजर इंस्टीट्यूट ने 2024 के लिए एक आर्थिक स्वतंत्रता रिपोर्ट जारी की है। इसमें 165 देशों का मूल्यांकन किया गया है। आर्थिक स्वतंत्रता के मामले में हांगकांग, सिंगापुर और स्विट्जरलैंड सबसे ऊपर हैं, जबकि भारत की रैंक 84 है। ये रिपोर्ट 42 मानकों पर आधारित है, जैसे सरकार का आकार, संपत्ति का अधिकार, मौद्रिक नीति और व्यापार की स्वतंत्रता इत्यादि। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि पिछले 3 सालों में वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता कम हुई है। जिन देशों में ज्यादा आर्थिक स्वतंत्रता है, वहां की प्रति व्यक्ति आय औसत से लगभग 7.6 गुना ज्यादा है। साथ ही इन देशों में जीवन प्रत्याशा, गरीबी में कमी और खुशहाली भी अन्य देशों से बेहतर है। हाल ही में जम्मू कश्मीर के जेड मोड़ प्रोजेक्ट पर एक आतंकवादी हमला हुआ था। यह प्रोजेक्ट 6.5 किलोमीटर लंबी एक टनल है जो 8500 फीट की ऊंचाई पर सोनमर्ग को कंगन टाउन से जोड़ती है। इस टनल का नाम जेड मोड़ यहाँ की जेड शेप वाली सड़क के कारण पड़ा है और ये टनल बनने के बाद श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे पर स्थित प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सोनमर्ग को सभी मौसमों में जोड़कर रखेगी, ताकि किसी भी मौसम में यहाँ आसानी से पहुंचा जा सके। ये टनल जोजिला सुरंग परियोजना का भी हिस्सा है, जिसका मकसद श्रीनगर से लद्दाख तक साल भर कनेक्टिविटी को बनाए रखना है। भारत और पाकिस्तान ने करतारपुर कॉरिडोर को चलाने के लिए अगले 5 साल की अवधि बढ़ाने पर सहमति दी है। ये कॉरिडोर दोनों देशों के बीच 2019 में हुए एक समझौते के तहत शुरू किया गया था, जिसे पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के कार्यकाल के दौरान प्रस्तावित किया गया था। करतारपुर रावी नदी के पश्चिमी किनारे पर स्थित है, जहां गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन के आखिरी 18 साल बिताए थे। गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब पाकिस्तान के नारोवाल जिले में है, जो भारत के पंजाब राज्य के गुरदासपुर जिले में स्थित है, जो कि ऐतिहासिक डेरा बाबा नानक से करीब 4.5 किलोमीटर की दूरी पर है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक नया सिस्टम लॉन्च किया, जिसे इंटरनेशनल इनकमिंग स्पूफ कॉल्स प्रिवेंशन सिस्टम कहा जाता है। ये एक ऐसा स्पैम ट्रैकिंग सिस्टम है जो विदेशी कॉल्स की पहचान करने के साथ उन्हें ब्लॉक भी कर सकता है। जो भारतीय फोन नंबर +91 की तरह दिखती हैं, ऐसी कॉल्स का इस्तेमाल अक्सर धोखाधड़ी करने वाले लोग यानी स्पैमर्स या स्कैमर्स भारत में लोगों को ठगने के लिए करते हैं। वे इंटरनेशनल कॉल्स करते हैं, लेकिन फोन पर नंबर भारतीय फॉर्मेट में दिखाई देता है, जिससे लोग आसानी से धोखे में आ जाते हैं। स्कैमर्स ऐसा कॉलिंग सिस्टम में हेरफेर करके करते हैं, लेकिन इस सिस्टम के लॉन्च होने के 24 घंटे के अंदर ही 1 करोड़ से अधिक विदेशी फर्जी नंबरों को पहचान कर ब्लॉक कर दिया गया है। भारतीय नौसेना के प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी यूएई के आधिकारिक दौरे पर गए हैं। इस दौरे का मकसद भारत और यूएई के बीच समुद्री सहयोग को बढ़ाना है। एडमिरल त्रिपाठी ने यूएई के रक्षा मंत्रालय के अंडर सेक्रेटरी से मुलाकात की, जहां दोनों ने रक्षा संबंधों और समुद्री सुरक्षा पर बातचीत की। इस यात्रा का मुख्य हिस्सा भारत और यूएई के बीच होने वाला नौसैनिक अभ्यास है, जिसमें भारतीय नौसेना का जहाज INS विशाखापत्तनम हिस्सा लेगा। इसके अलावा यह दौरा दोनों देशों के बीच समुद्री और रक्षा सहयोग को और मजबूती देने में सहायक होगा। पंचायती राज मंत्रालय और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग मिलकर 24 अक्टूबर से पंचायत स्तर पर मौसम की जानकारी देने की सेवा शुरू करेंगे। इसका मकसद गांवों में रहने वाले लोगों और किसानों को सशक्त बनाना और आपदाओं के लिए बेहतर तैयारी करना है। इस सेवा के जरिए किसानों और ग्रामीणों को हर दिन तापमान, बारिश और तेज हवाओं के बारे में जानकारी मिलेगी, जिससे वे खेती से जुड़े फैसले बेहतर तरीके से ले सकेंगे। ये जानकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म ई-ग्राम स्वराज के माध्यम से दी जाएगी। ये पहल गांवों को जलवायु के प्रति मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आइए जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बनते हैं। पहला सवाल है, करतारपुर स्थित है नारोवाल पाकिस्तान, गुरदासपुर भारत, अमृतसर भारत या फिर हसन अब्दत पाकिस्तान। अगला प्रश्न है, 16वीं यूनाइटेड नेशंस बायोडायवर्सिटी कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहां किया जा रहा है? कोलंबिया, ब्राजील, कनाडा या फिर बोलीविया। आइए देखें पिछले बुलेटिन में मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या है। पहला सवाल था, दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब लोगों की संख्या किस देश में निवास करती है? नाइजीरिया, भारत, पाकिस्तान या फिर इथोपिया। सही जवाब है विकल्प बी यानी भारत। अगला प्रश्न था, 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित हो रहा है? रूस, भारत, ब्राजील या फिर चीन। सही जवाब है रूस, विकल्प ए। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। कल रात 9 बजे आपसे फिर से मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए। अगर आप इस बुलेटिन में PDF चाहते हैं डेली बेसिस पर, अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल पर इसकी PDF उपलब्ध कराई जाती है, वहां ज्वाइन कर लीजिए, वहां से इसे हासिल कर लीजिए। और आज जो सवाल मैंने पूछे हैं उनके सही जवाब भी कमेंट सेक्शन में देने हैं। नमस्कार।